भूल गए क्या? पहले क्या लेते हैं हम लोग? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के फॉर्मेट में सबसे पहले क्या आता है? व्हाट कम्स फर्स्ट इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट? जल्दी बोलो। रेवेन्यू। रेवेन्यू में दो टाइप्स के रेवेन्यू है, दैट इज रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस एंड अदर इनकम. There are two types of revenue. One is revenue from operation and other is other income. Correct? Yes, less expenses में पहला expenses कौन सा लेते हैं? बोलना नहीं है तो चैट बॉक्स तो है ही है. Raw material consumed, purchase of traded goods. Yes, cost of raw material consumed. Then you have purchase of traded goods. Then you have change in inventory. Change in inventory जब लेते हैं तो opening minus closing करते हैं या closing minus opening करते हैं? ओपनिंग माइनस क्लोजिंग करते हैं. उसके बाद आता है चेंज इन इन्वेंट्री के बाद WIPN. क्या था? क्या था WIPN? क्या था? हाँ, WIPN स्टॉक इन ट्रेड. वेरी गुड. देन एम्प्लॉयज बेनिफिट्स. वेरी गुड. फिर क्या था? एम्प्लॉय बेनिफिट के बाद क्या था? फाइनेंस कॉस्ट. वेरी गुड. और उसके बाद डिप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन एंड लास्ट में था अदर एक्सपेंसेस. तो यू गेट नेट प्रॉफिट बिफोर exceptional item, extraordinary item and tax. टोटल एक्सपेंसेस करते हैं, एक्सपेंसेस माइनस करते हैं तो वी गेट नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स. एक्सेप्शनल आइटम और एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम आपको मैंने बोला था ना, मैं आपके साथ आज शेयर करती हूँ. आई विल शो यू के कैसे कंपनीज अपना फाइनल अकाउंट बनाते हैं. ये जब कंपनी GST रिटर्न फाइल करती है ना, तो दिस इज GSTR 3B.
So this is profit and loss in the format that we expected. ठीक है, ये देखो कंपनी का ये स्टैंड अलोन का मतलब क्या होता है, सिर्फ उसी कंपनी का। कंसोलिडेटेड मतलब क्या होता है ना, कंपनी के जितने सब्सिडरीज है उन सबको ऐड करने के बाद, दिस इज कंसोलिडेटेड वन। ओके, नाउ विल सी दिस कॉलम, ये दिख रहा है ब्लू हाईलाइट किया है, स्टैंड अलोन दिखना है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस अदर इनकम दिख रहा है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कितना है और अदर इनकम कितना है। अभी अगर मैं इसका लिंक ओपन करूंगी, तो देखो इंडेक्स फॉलो किया है इन्होंने। अभी इसमें क्या क्या आता है, revenue from operation and other income, this is what they have given. Okay, ये इंडेक्स फिगर्स है, इंडेक्स मींस आफ्टर फॉलोइंग इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। ओके, अभी इसको भी लिंक ओपन करूंगी तो आई कम टू नो कि ये रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में क्या क्या है। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में सेल ऑफ गुड्स है, ये देखो सेल ऑफ स्क्रैप है। मैंने आपको कल बताया था ना, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कंसिस्ट ऑफ सेल ऑफ गुड्स, सेल ऑफ सर्विसेज एंड सेल ऑफ स्क्रैप। ये देखो ये दोनों चीजें ली हैं और इन सब का टोटल है ये। आर यू गेटिंग इट? समझ में आ रहा है आप लोगों को? ये लाइव बैलेंस शीट है आपके पास एक कंपनी की, जो ज्योति लैब जो उजाला बनाती है ना, उजाला, हेनको, आपका वो व्हाइटनिंग का आता है ना आजकल, एक मॉर्टिन, अभी वो ग्रीन कलर का स्क्रब आप लोग यूज करते हो वो। So these are the things that this companies manufacture. अभी अदर इनकम में देखो क्या है, लीज रेंट इनकम, फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन गेन, नेट चेंज इन फेयर वैल्यू ऑफ मार्केट एसेट्स, मतलब अगर मार्केट आप एसेट्स को रीवैल्यू करते हो और वो चेंज में आपको प्रॉफिट होता है तो वो इधर आएगा। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट्स, अगर आपका कोई पार्टनरशिप फर्म में आपका शेयर है तो उसका शेयर। इन्वेस्टमेंट सब्सिडी इनकम, आपने इन्वेस्टमेंट किया और उससे आपको कुछ सब्सिडी मिली, वो इंटरेस्ट ऑन एफडी, इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इन्वेस्टेड, इंटरेस्ट ऑन इनकम टैक्स रिफंड, अगर इनकम टैक्स भी एक्स्ट्रा पे किया और उस पर रिफंड मिल रहा है तो वो भी यहीं पे आएगा। अदर इंटरेस्ट, बजटरी सपोर्ट बेनिफिट अंडर जीएसटी। एक्चुअली क्या हुआ था ना, जब जीएसटी इम्प्लीमेंट हुआ था, ना, तो हर कंपनी ने ना एक बजट बनाया था जीएसटी को इम्प्लीमेंट करने के लिए। तो वो जीएसटी इम्प्लीमेंट होने के बाद जो आपने बजट एलोकेट किया था, वो जो भी बजट बच गया वो यहाँ पे आया है। एक्सपोर्ट इंसेंटिव्स, एक्सपोर्ट करता है तो उस पर इंसेंटिव मिलता है, वो मिसलेनियस इनकम, एंड दीज आर ऑल योर अदर इनकम। मतलब इन शॉर्ट इट मींस जो भी पीएल के क्रेडिट साइड में आता है वो सब यहाँ पे कवर है। आर यू गेटिंग इट? मेरे पास चैट ओपन नहीं हो रहा है, आई डोंट नो व्हाई टुडे। इज इट क्लियर? यस नो तो बोलो भाई। हाँ ना? यस मैम। अभी देखते हैं कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम, ये हमारा है कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम। अभी कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम कैसे कैलकुलेट हुआ, देखो इन्वेंट्री एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, मतलब रॉ मटेरियल, ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल एट परचेजेस लेस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। ओके, देन अभी बोला था ना चेंज इन इन्वेंट्री ऑफ फिनिश गुड, स्टॉक इन ट्रेड एंड डब्ल्यूआईपी। एक्चुअली आपके पास जो पीएल है उसमें तीनों अलग अलग दिया हुआ है, लेकिन एक्चुअली वो साथ में होता है। ये क्लोजिंग इन्वेंट्री है, अब यहाँ पे पहले ऊपर क्लोजिंग दिख रहा है और नीचे ओपनिंग दिख रहा है, तो आपको ऐसा नहीं लगना चाहिए क्लोजिंग माइनस ओपनिंग क्या है, ये ओपनिंग माइनस क्लोजिंग ही किया, क्योंकि आंसर नेगेटिव आ रहा है। देखो
D67, ये D67 है माइनस D62. आर यू गेटिंग इट? ओपनिंग माइनस क्लोजिंग. सिर्फ प्रेजेंटेशन ऐसा होता है कि पहले क्लोजिंग आता है फिर ओपनिंग आता है, लेकिन इट इज ऑलवेज चेंज इन इन्वेंट्री इज कैलकुलेटेड एज ओपनिंग माइनस क्लोजिंग. अभी एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस में देखो क्या क्या आता है. सैलरी, वेजेस एंड बोनस जो हमने एम्प्लॉय को दिया, एम्प्लॉय के लिए जो कंट्रीब्यूशन किया पीएफ को और अदर फंड्स को, ग्रेचुटी के लिए जो कंट्रीब्यूट किया वो, स्टाफ वेलफेयर एक्सपेंसेस, डायरेक्टर्स रेम्यूनरेशन. मैंने कल बोला था डायरेक्टर्स फीस अलग से लेते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या दिया है, डायरेक्टर्स रेम्यूनरेशन एंड फील्ड स्टाफ इंसेंटिव्स. तो ये सारी चीजें किस में आ गई, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस में. आर यू गेटिंग इट? इससे आपको ये भी पता चलेगा कि कौन कौन सा आइटम कहाँ कवर हो रहा है. सपोज आपको ऑब्जेक्टिव में पूछा डायरेक्टर्स रेम्यूनरेशन कहाँ कवर हो रहा है, whether it is covered under employee benefit expenses or it is covered under एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस में कवर्ड है या फिर अदर एक्सपेंसेस में आता है, तो यू शुड नो कि इट इज कवर्ड अंडर एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस. आर यू गेटिंग इट? अभी फाइनेंस कॉस्ट में क्या क्या आता है, इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट, रिडम्पशन प्रीमियम और इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स. अगर डिबेंचर रिडीम कर रहे हो तो उसका प्रीमियम या डिबेंचर्स पे जो इंटरेस्ट पे करने वाले हो वो. इंटरेस्ट ऑन लीज लाइबिलिटी, इंटरेस्ट ऑन इनकम टैक्स. अगर आपने इनकम टैक्स लेट पे किया है तो आपको उस पर इंटरेस्ट भी पे करना पड़ेगा. अदर बोरोइंग कॉस्ट, दीज ऑल कम्स अंडर फाइनेंस कॉस्ट. अभी डिप्रिसिएशन ऑन टेंजिबल एसेट, इनटेंजिबल एसेट पे डिप्रिसिएशन नहीं होता है, एमोटाइजेशन होता है. राइट ऑफ करते हैं ना. आपने कहीं भी कभी पढ़ा है क्या, डिप्रिशिएट गुडविल बाय 20%? आपको लिख के आता है क्या, राइट ऑफ गुडविल. जहां पे वर्ड राइट ऑफ यूज होता है वहां उसका मतलब होता है एमोटाइजेशन. सो इट मींस एमोटाइजेशन ऑफ इंटेंजिबल एसेट, डेप्रिसिएशन ऑन राइट टू यूज एसेट्स. अगर आपने कुछ लीज होल्ड एसेट्स लिए, लीज एसेट्स, तो वो लीज एसेट्स पर जो डेप्रिसिएशन होता है उसको ऐसे लिख प्रेजेंट करते हैं. अब ये अदर एक्सपेंसेस जो भी बच गया सब इसमें आता है. Power and fuel, rent, insurance, repairs, consumption of stores and space, printing and stationery, communication cost. Communication cost means पहले हम लोग लिखते थे टेलीफोन चार्जेस, आजकल बहुत सारे अलग मीडियम है कम्युनिकेशन के. हर लैपटॉप में कम्युनिकेटर इंस्टॉल होता है और ऑफिस पीपल इंस्टेड ऑफ यूजिंग मोबाइल फोन्स और यूजिंग टेलीफोन, nowadays the people use communicators. क्या यूज करते हैं, communicators. लीगल एंड प्रोफेशनल फीस, रेंट एंड टैक्सेस, डायरेक्टर सिटिंग फीस. देखो ये डायरेक्टर सिटिंग फीस क्या होता है, मीटिंग फीस. सपोज डायरेक्टर्स मीटिंग के लिए आए हैं तो एवरी मीटिंग व्हाट दे सिट उसके लिए उनको एक एडिशनल इनकम देते हैं. व्हीकल मेंटेनेंस, लॉस ऑन फिक्स एसेट, कन्वर्जन चार्जेस, एडवर्टाइजमेंट, फ्रेट, फील्ड स्टाफ एक्सपेंसेस. देखो पहले आपने पढ़ा था ना, नेट चेंज इन फेयर वैल्यू ऑफ फाइनेंशियल एसेट मेजर्ड एट एफवीटीएल फेयर वैल्यू. अगर प्रॉफिट है तो वो अदर इनकम में जाएगा, अगर लॉस है तो वो इधर आएगा. ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, रॉयल्टी, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी. नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का एक्सपेंसेस जो होता है इट शुड बी मिनिमम 5% ऑफ योर रेवेन्यू. इसमें नीचे नोट दिया हुआ है मिसलेनियस एक्सपेंसेस 32B. Expenditure on corporate social responsibility as per section 135 of the Indian Companies Act 2013, read with schedule 7 is given below.
ये देखो, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी इज कवर्ड अंडर विच सेक्शन ऑफ कंपनीज एक्ट 2013? इट इज कवर्ड अंडर सेक्शन 135. तो अभी प्रॉफिट एंड लॉस क्लियर है? प्रॉफिट एंड लॉस क्लियर है कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्या क्या आता है? अभी ये एक्सेप्शनल आइटम देखते हैं क्या होता है. व्हाट डू यू मीन बाय एक्सेप्शनल आइटम? 48 note number talks about exceptional item. Exceptional item includes one item expenses related to change in brand identity of the company, including its logo and name. मतलब अगर आपने कंपनी का ब्रांड नेम चेंज किया है, कंपनी के किसी प्रोडक्ट का ब्रांड नेम और उसका लोगो चेंज किया है, आइडेंटिटी चेंज की है, तो उस पे वन टाइम एक्सपेंसेस बहुत बड़ा होता है, तो दैट इज शोन अंडर एक्सेप्शनल आइटम. कोई रिवर्ट कर ही नहीं रहा है, मुझे ऐसे लग रहा है मैं खुद को ही बढ़ा रही हूँ. देयर इज नो डिस्कशन एट ऑल. बताओ तो CSR कौन से सेक्शन में कवर्ड है? कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन से सेक्शन में कवर्ड है? 135. सेक्शन 135. ओके. एनीवन एल्स? As per section 135, only 5% of the revenue is expected to be 5% of the revenue is expected to be invested for corporate social responsibility. इसके लिए आजकल बहुत सारी कंपनीज कॉलेज में आती हैं कोर्सेज देने के लिए. ये हो गया एक्सेप्शनल आइटम. इधर एक्स्ट्रॉर्डनरी आइटम नहीं था तो उन्होंने दिखाया नहीं. ये इनकम टैक्स है और नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, सॉरी नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स. ये आने के बाद ये आगे के वर्किंग सभी आप लोगों को समझने को टाइम लगेगा. सो दिस इज हाउ द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज प्रिपेयर्ड. नाउ सी बैलेंस शीट. इन लोगों ने पहले एसेट्स लिया है. इसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो होता है ना, ये देखना कि ये लोग किस तरह से एसेट्स पर डेप्रिसिएशन प्रोवाइड करते हैं. देखो, ये नॉर्मली इट इज प्रिपेयर्ड लाइक दिस. ये जो फिक्स एसेट का शेड्यूल है ना, ये ऐसे बनता है. पहले उसका कॉस्ट लिया जाता है, फिर उसमें एडिशन डिडक्शंस जो भी होता है, एडिशन सेल्स, वो लिख के उसका क्लोजिंग कॉस्ट निकाला जाता है. फिर उसका ओपनिंग डेप्रिसिएशन कितना है, ड्यूरिंग द ईयर डेप्रिसिएशन कितना है, अगर कोई एसेट डिस्पोज ऑफ किया है तो उसका डेप्रिसिएशन कितना है, माइनस करके यू कम टू नो व्हाट इज डेप्रिसिएशन. ये सारे एसेट्स हैं, जो भी टेंजिबल एसेट्स हैं, और ये पहले उसका कॉस्ट लिया है, फिर उसका डिप्रिसिएशन लिया है, एंड उसके बाद आता है नेट एसेट, नेट बुक वैल्यू. मतलब कल कोई आपको बैलेंस शीट पढ़ने दे ना, तो यू शुड बी एबल टू रीड इट. ये पार्ट जो है 27 से लेके 34th रो तक, ये जो पार्ट पूरा डिप्रिसिएशन से डील करता है. ये नेट एसेट है. जो आपके बैलेंस शीट में जो फिगर दिखता है ना, वो ये वाला है 27(1). ये वाला फिगर आपको बैलेंस शीट में मिलेगा. $26,998.97. हाँ, ये तो 2019 का है. हमको 20 की बैलेंस शीट में ये फिगर मिलेगा और ओपनिंग फिगर ये मिलेगा कंपैरेटिव अगर आप जाते हो तो. So this is how balance sheet is prepared.
चलो लेट अस कम बैक टू आवर ओन जो हम लोग कर रहे थे। चलो बैलेंस शीट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्लियर है क्या? इज इट क्लियर? सब सोए आज, कोई नहीं सुन रहा है। ये जो अभी मैंने एक्सप्लेन किया ना वो सब वहां पे दिया हुआ है। ये जो एक्सप्लेनेशन है ये सब वही है। ये देखो डिफर्ड पेमेंट लाइबिलिटी क्या होता है? इज इट क्लियर? कि मुझे ही ऐसा लग रहा है कि क्लियर नहीं है। क्लियर है? मैम ब्लर है थोड़ा। बहुत ब्लर है ना। एक्चुअली ये हो ही नहीं रहा था स्कैन। Deferred payment liability would include any liability for which payment is to be made on deferred credit terms. Deferred payment liability. डिफर्ड टर्म्स मींस एक साथ आपको पे नहीं करना है, थोड़ा अमाउंट ये साल पे करना है, थोड़ा अमाउंट अगले साल पे करना है, थोड़ा अमाउंट उसके अगले साल पे करना है, दैट इज कॉल्ड एज डिफर्ड पेमेंट लाइबिलिटी। एग्जाम्पल डिफर्ड सेल्स टैक्स लाइबिलिटी, डिफर्ड पेमेंट फॉर एक्विजिशन ऑफ फिक्स एसेट। मतलब अगर सेल्स टैक्स लाइबिलिटी आपको एक साथ नहीं पे करनी है, थोड़ा ये साल में पे करना है, थोड़ा अगले साल में पे करना है, तो दीज आर डिफर्ड पेमेंट लाइबिलिटी। आपने कोई बड़ा फिक्स एसेट खरीदा, तो जब बड़े फिक्स एसेट्स खरीदते हैं, कंपनी में तो बड़े बड़े प्लांट्स खरीदते हैं ना, तो वो जब एक्वायर करते हैं तो उसका पेमेंट आधा आधा करके 3 3 4 4 साल में पेमेंट होता है, डिफर्ड पेमेंट। तो देन इन दैट केस इट कम्स अंडर डिफर्ड पेमेंट लाइबिलिटी। As per AS 13, investment is valued at, as per AS 13, long term investment is valued at, पहला चैप्टर, as per AS 13, long term investment is valued at, जल्दी बोलो, याद है हम लोगों ने इन्वेस्टमेंट का एक चैप्टर किया था। Anyone? As per AS 13, long term investment is valued at cost. याद आया? कभी तो पढ़ा था। Exceptional item, when an item of income and expenses from ordinary activity are of such size, nature, or incident that disclosure is relevant to explain the performance of the enterprise or the period. The nature and amount of such item should be included separately. अगर yes, any doubt? अभी एक्सेप्शनल आइटम क्या होता है? एक्सेप्शनल आइटम इज रेगुलर आइटम है। आइटम इज रेगुलर, कितना बैकग्राउंड आवाज है? आई रेगुलर निकल आपका वॉइस ब्रेक हो रही है। हाँ मैम वॉइस ब्रेक। ब्रेक हो गया। यस मैम, वॉइस बहुत सो रहे थे क्या?
Hello, am I audible now? Yes, Yes. ma'am. Now audible. Exceptional item. Item means any regular item. Any regular item of profit or loss, any regular item of expenses and income, but जिसका अमाउंट ये साल में एक्सेप्शनल हो गया है. एक्सेप्शनल मीन्स बहुत बड़ा हो गया है कि उसको अलग से डिस्क्लोज करना जरूरी है. जैसे नॉर्मली बिजनेस में लॉस होता है लेकिन कोविड की वजह से बड़ा लॉस हो गया, तो दैट बिकम्स एन एक्सेप्शनल आइटम. तो AS5 सेज दैट कि कोई एक्सेप्शनल आइटम अगर होता है किसी साल में, दो द नेचर ऑफ आइटम में भी रेगुलर बट अमाउंट स्पेंट इज अनयूजुअल, तो उसको हमको सेपरेटली दिखाना है. एग्जाम्पल दिया हुआ है, राइट डाउन ऑफ इन्वेंट्री टू नेट रियलाइजेबल वैल्यू. मतलब आपकी इन्वेंट्री हमेशा कॉस्ट पे वैल्यू होती थी, लेकिन ऑल ऑफ अ सडन आपकी इन्वेंट्री की वैल्यू एकदम गिर गई है. आपके पास कोई ऐसी इन्वेंट्री है जिसमें मार्केट की वैल्यू एकदम ही गिर गई है, तो उसको नेट रियलाइजेबल वैल्यू पे जब आप उसको शो करोगे तो बहुत सारा लॉस होगा. तो दैट यू हैव टू शो एज एक्सेप्शनल आइटम. प्रोविजंस फॉर कॉस्ट ऑफ रीस्ट्रक्चरिंग. अगर आप अपना बिजनेस पूरा रीस्ट्रक्चर कर रहे हो, बिजनेस रीस्ट्रक्चर कर रहे हो मतलब आप अपनी बैलेंस शीट को रीस्ट्रक्चर कर रहे हो, तो उससे भी लॉस होगा. जैसे इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन किया ना हमने, उसमें हम पूरा रिस्ट्रक्चरिंग करते हैं और उस रिकंस्ट्रक्शन में रीस्ट्रक्चरिंग में प्रॉफिट या लॉस होता है, तो वो हम यहाँ पे एक्सेप्शनल आइटम करके दिखाते हैं. मेजर डिस्पोजल ऑफ आइटम्स ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, मेजर डिस्पोजल ऑफ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स, लेजिस्लेटिव चेंजेस हैविंग रिट्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन. मतलब कुछ आपने लीगल चीजें चेंज की जिसका इम्पैक्ट रिट्रोस्पेक्टिव है. रिट्रोस्पेक्टिव मीन्स चेंज आज कर रहे हो लेकिन उसका इम्पैक्ट पहले से आ रहा है, तो रिट्रोस्पेक्टिव. लिटिगेशन सेटलमेंट्स, आपका कुछ लीगल केस चल रहा था उसको सेटल किया, बहुत बड़ा अमाउंट देना पड़ा. एंड अदर रिवर्सल ऑफ प्रोविजन, कोई प्रोविजन रखा था अभी नहीं चाहिए रिवर्स कर दिया. ऐसे इनकम्स भी आप ये एक्सेप्शनल आइटम में दिखाते हो. इज इट क्लियर? Extraordinary items are incomes or expenses that arises from events or transactions that are clearly distinct from ordinary activities. Extraordinary item means regular केस में ये चीजें होती ही नहीं है, ये क्लियरली समझ में आ रहा है कि एक्स्ट्रॉर्डनरी है, कुछ अलग है, and therefore are not expected to recur frequently or regularly. और expected भी नहीं कि वापस कभी होगा. जैसे मैंने कोविड से होने वाला लॉस बोला, वो एक्सेप्शनल में नहीं आएगा, एक्स्ट्रॉर्डनरी में आएगा, क्योंकि ये कोविड कभी एक बार आया है. नो वन हैज एवर हर्ड अबाउट सच थिंग एंड इन फ्यूचर पीपल में ना नेवर हियर अबाउट इट. तो एक्स्ट्रॉर्डनरी, और इससे होने वाला लॉस भी एक्स्ट्रॉर्डनरी रहेगा. ऑलमोस्ट ऑल कंपनीज वेर क्लोज फॉर मार्च अप्रैल मई जून भी ऑलमोस्ट. एंड जून में भी जब परमिशन मिली तो सिर्फ 50% स्टाफ के साथ मिली. तो these are extraordinary items which will not happen again and again. समझ में आया? Now what is prior period items? Something which does not relate to current year, previous year का है कुछ. Prior period item of are income and expenses which arises in current period as a result of error or omission in the preparation of financial statement of one or more prior periods. पिछले सालों में कुछ गलती हुई, उसके रिजल्ट्स की वजह से या आप भूल गए दिखाना, तो आपको पिछले साल जाके चेंज करने नहीं आएगा. अगर आप भूल गए उसको करना तो आप पिछले साल में जाके उसको चेंज नहीं कर सकते हो. You cannot change, go and change in the previous year. तो वो आइटम ऑफ इनकम एंड एक्सपेंसेस आप करंट ईयर में दिखाते हो, लेकिन उसको लिखते क्या हो? प्रायर पीरियड आइटम्स, पिछले साल की गलतियां जो इस साल करेक्ट कर रहे हो. ऐसा होता है, ह्यूमन बीइंग है.
ना इसमें डिटेल में दिया है कौन से हेड में क्या क्या आता है। एक बार इसको गो थ्रू करना सो दैट यू कम टू नो कि आपको कौन सा आइटम कहाँ दिखाना है। इसको एक बार अच्छी तरह से गो थ्रू करोगे आप। Now we come down to adjustments. बेसिक एडजस्टमेंट सिखाऊं क्या? बेसिक से एडजस्टमेंट जैसे सेल्स नॉट रिकॉर्डेड तो क्या करोगे? सेल्स नॉट रिकॉर्डेड तो क्या करोगे? सेल्स अगर अनरिकॉर्डेड हो तो उसका इफेक्ट क्या होता है? क्या हो गया? आज कोई आंसर ही नहीं आ रहा है। अनरिकॉर्डेड सेल का इम्पैक्ट बताओ फटाफट। या आप लोग भूल गए हो कि अनरिकॉर्डेड सेल्स आप लोगों ने कभी पढ़ा भी था? अनरिकॉर्डेड सेल्स अगर एडजस्टमेंट में आता है तो हम लोग क्या करते हैं? ऐड करते हैं सेल्स में। सेल्स में ऐड करते हैं और दूसरा सेल्स में ऐड करते हैं और दूसरा इफेक्ट बिल्स रिसीवेबल में। बिल्स रिसीवेबल नहीं में नहीं, डेटर्स में ऐड करते हैं। कहाँ करते हैं ऐड? डेटर्स में। यहाँ पे रिसीवेबल दिख रहा है तो डेट बिल्स रिसीवेबल नहीं है, ट्रेड रिसीवेबल मींस इट इज डेटर्स। अनरिकॉर्डेड परचेजेस बोलो जल्दी। अनरिकॉर्डेड परचेजेस उसका इफेक्ट क्या आएगा? ऐड परचेज ऐड टू और क्रेडिटर में ऐड करेंगे। add to purchases and add to creditors. Goods revenue expenses treated as capital expenditure. Revenue expenses treated as capital expenditure. इसका एग्जाम्पल बताती हूँ। Repairs to furniture wrongly debited to furniture account. रिपेयर्स किया फर्नीचर को लेकिन उसको फर्नीचर में ही दिखा दिया, फर्नीचर को डेबिट किया तो क्या करोगे? रिपेयर्स कहाँ आता है? रिपेयर्स कहाँ आता है? प्रॉफिट एंड लॉस में। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो पीएनएल में दिखाएंगे फर्स्ट इफेक्ट। फर्नीचर एसेट से लेस होगा मैम। हाँ, एसेट से लेस होगा तो इधर लिखा है डिडक्ट फ्रॉम नॉन करंट एसेट। नॉन करंट एसेट मींस आपका टेंजिबल एसेट कोई भी हो सकता है। बीआर एंडोस्ड, बीआर एंडोस किया तो क्या एंट्री होगी? बीआर एंडोस की क्या एंट्री होगी? मतलब आपने अपना बीआर किसी क्रेडिटर्स को दे दिया तो क्या करोगे? क्या बात है, आप लोग तो टोटली ब्लैंक चल रहे हो। हाँ, मैम लेस करेंगे ना उसको। बीआर में से लेस करेंगे और क्रेडिटर्स को दिया तो क्रेडिटर्स का अमाउंट भी कम हो गया ना, उसको पेमेंट कर दिया ना जैसे, तो लेस फ्रॉम यस मैम। क्रेडिटर्स, लेस फ्रॉम बीआर, लेस फ्रॉम क्रेडिटर्स। एंडोर्स बिल डिसऑनर्ड, एंडोर्स बिल डिसऑनर्ड। हमने बिल तो दे दिया था लेकिन वो क्लियर ही नहीं हुआ तो क्या इफेक्ट आएगा? हमने बिल दिया लेकिन वो क्लियर नहीं हुआ, व्हाट विल बी द इफेक्ट? क्रेडिटर्स में से जो लेस किया था वो वापस ऐड कर देंगे और डेटर्स में ऐड करेंगे। कहाँ ऐड करेंगे? ऐड टू डेटर्स एंड ऐड टू, ये आएगा पेपर में। आप लोग क्या बेसिक एडजस्टमेंट्स भूल चुके हो? आई एम